हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी जेई मेंस की 2026 के शिफ्ट 1 के कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। इसी सीरीज में आज मैं एक और नई वीडियोस जिसमें कि मैं 23rd शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करने आया हूं। तो सभी लोग जो भी सॉल्यूशन देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, फोकस्ड होकर बैठिए, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए और जो चेंजेस पिछले पेपर से इसमें आपको दिखेंगे या आप महसूस कर रहे हैं, उसको आप करके आप साथ भी करिए और कोशिश ये करिए कि इससे कुछ सीखने को मिले और ऐसी प्रिपरेशन के साथ आप अपने एग्जाम में जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर ये अभी हुआ तो नेक्स्ट अप्रैल में होने वाले एग्जाम में भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से, सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मैं यही बोलूँगा कि इन सॉल्यूशंस को, वीडियोस को ध्यान से देखिए और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है प्रोपेगेट करिए, शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि हमारी हिंदी में कहावत है कि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि 51 है। 51 इसलिए लिखा कि पहले आप भी जानते हैं, पहले फिजिक्स और मैथ होते हैं, देन आफ्टर केमिस्ट्री लास्ट में होती है। तो हमने सीक्वेंस भी वही फॉलो किया है जो कि पेपर में होता है बेटा इसमें यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 पर। और क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है जी, इसमें 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं या हमको दी गई हैं, जिन्हें मैं रिकॉग्नाइज करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला है टेट्राब्रोमाइडो कोबाल्टेट 3 आयन विल एब्सॉर्ब लाइट ऑफ लोअर एनर्जी देन टेट्राक्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन। तो पहले देखते हैं सही है गलत है। तो बेटा आप भी जानते हो, स्टेटमेंट 1 की बात पहले हम कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो क्लोराइड होता है वो ब्रोमाइड से के कंपैरिजन में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है एज ए लिगेंड वो ब्रोमाइडो से बहुत ज्यादा होती है। और अगर ऐसा है तो आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, हेंस द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl4 minus is greater than the splitting energy of tetrahedral complex of COBr4 minus। ये ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो आप देखोगे यहां पर क्या कि इन्होंने कहा कि इसकी एनर्जी उससे लो है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एनर्जी हाई होगी, इसकी लो होगी। मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, TRUE ट्रू। क्या है, ट्रू। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं बेटा हम लोग। स्टेटमेंट 2 में क्या है कि आप भी जानते हैं क्लोराइडो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कंपेयर टू आयोडाइडो, इसीलिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या, COCl4-1 की ज्यादा होगी किसे, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ COI4-1। ठीक है, इसका अब जब हम कहते हैं कि COCl4-1 की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो COI4-1 से ज्यादा है, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स के जो जो EG और T2G सेट्स हैं इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, सेपरेशन ज्यादा है, और इनके T2G और EG के बीच का जो एनर्जी सेपरेशन है वो कम है। इन्होंने यही पूछा था, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल इज मोर देन दिस। तो गलत है। अगर इस COCl4-1 की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इनके जो 2 सेट ऑफ 2d ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एनर्जी सेपरेशन ज्यादा है। तो अगर इनका ज्यादा है और इनका कम है तो उस हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो बेटा क्या है, FALSE फॉल्स।
मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये बेटा आई होप सभी को समझ में आया होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी, 3 हमें एरोमेटिक कंपाउंड दिए गए हैं। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी तो इस पर डिपेंड करेगी कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करे। ठीक है, तो ये कितना इजीली कैरी करेगा डिपेंड करेगा कि इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नेचर क्या है। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट EDG है या ERG है और तीसरा होता है विड्रॉइंग या डेफिशिएंट, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो या कोई भी फलाना धमाका हो बेटा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें यहां पर ये जो OCH3 है एल्कोक्सी ग्रुप, ये M+ इफेक्ट शो करेगा। दूसरे नंबर बात करते हैं Cl की, Cl M+ के साथ में I- भी शो करेगा, तो कहीं ना कहीं M+ इफेक्ट थोड़ा बहुत डोमिनेंस फील करेगा। और तीसरे नंबर पे आते हैं NO2 ग्रुप बेटा, ये क्या शो करेगा, M- शो करेगा। तो अगर M- है तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, तो और M+ है तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी वो C में है बेटा, इससे कम किस में है, A में है, जो ये हो गया, और सबसे कम रिएक्टिविटी B में है। और करेक्ट आंसर बेटा जो हमारा होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 BAC इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा इसमें करने में। प्रोपेन नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं, ये प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। इसको इन्होंने पास किया है स्टेनस क्लोराइड, ये स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी कराई गई है, ये कंडीशन 1 है। फिर ये कंडीशन 2 आती है, हाइड्रोलिसिस कराई गई है। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास CH3 CH2 CHO। सभी ने किया होगा, कई बार पढ़ा होगा, सबको पता भी होगा। ये कंपाउंड X इज द प्रोडक्ट, तो ये है प्रोडक्ट X। ठीक है, कहते हैं Y इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्यूटूइन बाय ओजोनोलिसिस। तो अगर हम ब्यूटूइन की ओजोनोलिसिस कर दें हीट, तो ये बेटा क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर आएगी, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, तो ये बनेगा हमारे पास CH3 CHO एज ए मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट Y। ये बन गया यहां पर। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन व्हेन 1 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y रिएक्ट टू ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो ये तो बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर आप इनके 1 मोल को इनके 1 मोल पर पास करेंगे इन फेवर ऑफ एल्कली, तो ये तो हमारे पास होगी क्या, ये हमारे पास हो गई क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर आप दोनों के 1 मोल की इंटरमिक्सिंग करेंगे तो यहां 4 पॉसिबिलिटीज होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CHO कंडेंस टू ईच अदर। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक तो ये बनेगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा, यही बनेगा बेटा हमारे पास। और इसका नाम होगा ब्यूट 2-in-1-अल। ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है हमारे पास, नॉट ऑब्टेन, तो ये तो ऑब्टेन हो रहा हमारा। दूसरे नंबर पे आते हैं CH3 CH2 CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कंडेंस होंगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH, फिर डबल बॉन्ड CH CH3 CHO। एक मिनट, ये H नहीं होगा बेटा, ये बन जाएगा। इसका नाम होगा हमारा 2-मिथाइल पेंट 2-in-1-अल।
तो 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल चेक कर लीजिए है कि नहीं, बिल्कुल है, ये है, तो ये तो बन गया। तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या बनेगा हमारा, तीसरी कंडीशन क्या होगी, इस CH3CHO पर कंडेंस हो कौन, प्रोपेनल। कैसे कंडेंस होगा, अभी देखो इसमें यहां पर ये HO पर आएगी और ये कार्बन C पर आएगा और इसको हीट भी करना है। और अगर हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, ये बन जाएगा CH3CH, डायरेक्ट कर रहा हूं इसमें यहां पर डबल बॉन्ड CH3CHO, ये बन जाएगा हमारे पास। और ये बन जाएगा क्या है हमारे पास, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, ये भी तो बन गया हमारे पास। अब या तो आंसर पेन 2 इन 1 अल होगा या 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल होगा। फोर्थ प्रोबेबिलिटी क्या हमारी बेटा, हो सकता है, ये भी संभावना हो सकती है कि जो इथेनॉल हो वो प्रोपेनॉल पे कंडेंस हो जाए। तो अगर हम इथेनॉल को प्रोपेनॉल पे कंडेंस कराते हैं तो क्या बनेगा यहां पर, ये बेटा बनेगा H तो इधर आएगी, ये पूरा ग्रुप इधर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारा। और आप देखोगे क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बनेगा पेंट 2 इन 1 अल, ये भी बन जाएगा। मतलब ये 3 तो बेटा बन गए हमारे पास, बन तो 4 रहे, एक तो उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है और जो बाकी 3 बचे वो ऑप्शन में केवल ये ऐसा है जो कि नहीं बनना। इन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड, तो बेटा ये जो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल है ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा बेटा इसमें। ठीक है, क्लियर, आई होप सभी को समझ में आया होगा ये आंसर, सभी लोग इसको देख सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से ये क्वेश्चन बेटा होना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ये कुछ कंडीशंस हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये सभी ग्रुप पी ब्लॉक ग्रुप 13 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है पी ब्लॉक ग्रुप 13 का है, हमें इसे अटेम्प्ट करना है। ठीक, पहला इन्होंने बोला फर्स्ट आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल गलत लिखा है, चाहे पेरेंट एटम हो या उनके करस्पॉन्डिंग आयन हो, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियाई बेटा इंक्रीज होगी, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, क्लियर, तो जहां जहां इन्होंने क्या फाइंड करेक्ट पूछा ना, तो जहां जहां ए होगा वो तो बेटा आंसर हो नहीं सकता, मतलब ये तो हमारा आउट ऑफ सीन हो चुका है, इसको हमें देखना नहीं है। अब या तो बी एंड डी होगा या सी एंड डी होगा, तो पहले हम करते क्या हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें सी वाले को लिखा बोरॉन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही लिखा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, सो इंड पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोरॉन की सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल सही लिखा है। तो अगर सही लिखा तो सी तो सही हो गया, और सी अगर सही है तो बेटा फिर ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन 4 डी। अगर पढ़ लेते हैं, लिखा है द ट्राइक्लोराइड एंड ट्राई आयोडाइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट आर कोवैलेंट इन, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है ना, कि जब आप होता क्या, जो ग्रुप 13 है 14 है, ये सब पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और खासकर जब आप पीरियड 4 ऑनवर्ड शिफ्ट होते हैं बॉटम में, तो होता क्या है, कोवैलेंट प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड जो होती है बेटा वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अनएक्सपेक्टेडली राइज होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अनएक्सपेक्टेडली राइज होगी तो सीधे सीधे कोवैलेंट नेचर बेटा इंक्रीज होता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जो ग्रुप 13 के ट्राई आयोडाइड हैं और ट्राई क्लोराइड हैं वो कोवैलेंट इन नेचर होते हैं, बिल्कुल सही, 100%। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्जन दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहां पर इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ये बेंजीन हो गई, ये CHBr है, CH3 है, ये कायरल कार्बन है। सबसे पहले हम इसको पास करेंगे किसमें, C2H5ONa, C2H5Na लुईस बेस होता है बेटा यहां पर, और ये रिएक्शन कैरी करेगा कैसी, एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी करेगी। और जब ये एलिमिनेशन कैरी करेगी तो क्या बनेगा हमारे पास बनता है CH डबल बॉन्ड CH2,
ये बन गया, ठीक है। अब इसको हम पास करेंगे किसे, बोरेन इन फेवर ऑफ पेरोक्साइड, इसे हम बोरोहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, ये बन गई हमारे पास। और फिर हम इसको पास करेंगे किसे, जॉन रिएजेंट्स, जहां पर ये क्या होता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है इन एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। तो ये सीधे सीधे क्या बन जाता है हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। बट इसमें और अल्कलाइन केमोनोफोर वो भी एसिड बनाता है, दोनों में एक फर्क है बेटा। यहाँ पर वो फर्क क्या है ये जानना बहुत जरूरी है आपको। वो फर्क है कि अगर यहाँ पे आप अल्कलाइन केमोनोफोर यूज करते तो वो बेंजीन पे प्रेजेंट जो जितने भी कार्बन थे वो सबको ऑक्सीडाइज करता, केवल लास्ट वाले को ही केस में कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक में। और जो जॉन रिएजेंट है वो उसी कार्बन को कार्बोक्सिल पे कन्वर्ट करेगा जिस पर OH ग्रुप होगा। तो इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 एक कन्वर्जन दिया गया, x मोल ऑफ ए कन्वर्टेड इनटू y मोल ऑफ b, और दो केसेस हैं। सबसे पहले हम आते हैं रिएक्शन 1 में, ठीक है। अगर हम इसमें देखें यहां पर Kp हमारा जो दिया हुआ है वो पहले वाले में Kc से बहुत ज्यादा है। Kp Kc रिलेशनशिप आप भी जानते हो क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N, ठीक है। डेल्टा N क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। अगर Kp Kc से ज्यादा है इसका मतलब यह हुआ कि जो डेल्टा N है वो 0 से ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब y माइनस एक्स भी क्या होगा, मोर देन 0 होगा, ठीक है। y माइनस एक्स मोर देन 0 कहां कहां पर ये देखना हमें बहुत जरूरी है बेटा। इसमें यहां पर y माइनस एक्स तो इसमें तो है नहीं, पहले वाले में देखे तो ये y तो 1 है, तो यहां तो है नहीं, यहां नहीं, तो ये दोनों तो बेटा आउट ऑफ सीन यहीं पर हो गए। y माइनस एक्स मोर देन 0 है बेटा यहाँ पर। अब आओ ये भी देख लेते कितना ज्यादा है, क्योंकि इसमें भी यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। कैसे करेंगे हम, ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। Kp कितना है 85.87 इज इक्वल टू 2.586 इंटू R 0.082 और टेम्परेचर है 400 और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। अब बेटा इस कैलकुलेशन के लिए थोड़ा मोबाइल यूज कर लेते हैं, थोड़ा समय बच जाएगा हमारा। बुरा मत मानना तुम लोग भी, तुम लोग मत यूज करना, मुझे मत फॉलो करिएगा इस चीज में। तो 85.87 डिवाइड बाई 586 ये आ रहा है बेटा 33.20। अब जरा इसको कैलकुलेट कर ले, 0.082 इंटू 400 ये आ रहा है बेटा लगभग 33 आ रहा है y माइनस एक्स। ये भी अगर आप देखो तो राउंड ऑफ में देखे तो ये भी 33 ही है और इसकी पावर क्या है 1 है। मतलब ये हुआ कि जो y माइनस एक्स आ रहा है वो लगभग हमारा बेटा 1 आएगा, पूरा 1 तो नहीं आएगा, 0.20 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो y माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर y माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, क्योंकि y 3 है और x 1 है। तो ये भी आंसर बेटा हमारा बाहर हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर y माइनस एक्स लगभग 1 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। अब आइए चलिए दूसरे इक्वेशन में भी रिलेशन भी देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसमें देखो आप Kp Kc से कम है, Kp Kc से कम है, तो अगर Kp Kc से कम है तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और y माइनस एक्स लेस देन 0 बेटा देखो यहीं पर आ रहा है और कहीं तो आ नहीं रहा है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर 1। आई होप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट 57 पर आते हैं, जिसमें उन्होंने ब्यूट 2 आइन को हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट किया सेपरेटली 2 डिफरेंट कंडीशन। पहले में पैलेडियम ऑब्लिक कार्बन
और दूसरे में Na- लिक्विड एसिड लिंडलार कैटलिस्ट। इस केस में बेटा क्या बनता है, सिस ब्यूटीन बनती है, ध्यान रखना सिस ब्यूटूइन बनती है। और दूसरे केस में ट्रांस रिस्ट्रक्टेड बनती है बेटा, यहां पर ध्यान रखना पढ़ा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें रिस्ट्रक्टेड ट्रांस 2 ब्यूटीन बनती है, ठीक है, ये ट्रांस टू ब्यूटीन बनेगी और इसमें बनती है सिस ब्यूटूइन बनती है। तो चेक कर लो, इन्होंने कहा कि एक्स एंड वाई आर स्टीरियोमर्स, बिल्कुल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल बनना है। इन्होंने कहा डाइपोल, ये तो सही है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एक्स 0, बिल्कुल गलत है, एक्स हमारा सिस है और सिस में डाइपोल 0 हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज हायर देन क्या है, वाई, सही लिखा हुआ है। इसके बाद एक्स एंड वाई रिएक्ट विद ओजोन एंड वाटर टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हमें इनकरेक्ट बताना है इसमें, तो ये भी बेटा बिल्कुल गलत है। दोनों चाहे एक्स की आप ओजोनोलिसिस करिए चाहे वाई की करो, बनेगा प्रोडक्ट सेम, वो बनेगा इथेनॉल। तो रॉन्ग में हमारे पास बी और डी है बेटा, और बी और डी हमारे पास मौजूद है इन ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा बेटा इसमें करेक्ट आंसर है। ओरिजिनल पेपर्स हैं जिनका हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, मेमोरी बेस नहीं है, किसी से पूछे नहीं गए हैं, सब कुछ है इसमें। पर आगे देखिए, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एक्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HNO3। तो N में तो एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन की बात करें 2 लोन पेयर होते हैं, इंटू 3 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए 7 लोन पेयर, ठीक है। H2SO4 की बेटा बात करते हैं, सल्फर पर लोन पेयर 0 होंगे, यहां पर लोन पेयर 0 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें लोन पेयर 1 पर कितने होते हैं 2, टोटल जो लोन पेयर होते हैं इसमें 2 होते हैं, 2 होंगे और 4 ऑक्सीजन है, टोटल लोन पेयर 8 हो गए। अब बात करते हैं तीसरा हमारे पास है NF3। NF3 N पर लोन पेयर 1 होगा और फ्लोरीन पर लोन पेयर कितने होते हैं 3, और 3 फ्लोरीन है तो 9 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 10, क्लियर। ओजोन की बात करें, टोटल बेटा अगर लोन पेयर फाइंड करोगे तो कितने आएंगे हमारे पास। ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इसमें यहां पर ऐसे बनता है बेटा, इसमें ये बन जाएगा, ये ओजोन का स्ट्रक्चर 3 1 4 2 6, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 6। तो मैक्सिमम जो लोन पेयर आ रहे बेटा वो किसमें होंगे इसमें यहां पर, तो इसमें जो बेटा मैक्सिमम जो लोन पेयर आएंगे वो किसमें आएंगे हमारे पास NF3 में आएंगे। तो जो हमारा आंसर होगा इसमें यहां पर वो NF3 होगा बेटा इसमें यहां पर, ठीक है, क्लियर। अब इन्होंने चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड बाय द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल एक्स। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बेटा यहाँ पर बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर होगा बेटा वो हमारा दिस होगा। आई होप सभी को समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड A to D in cyclic structure those which will not react with टॉलेंस reagent। तो देखो टॉलेंस reagent से केवल और केवल कौन नहीं रिएक्ट करेगा, कीटल या हेमिकीटल। तो इसमें कीटल कहाँ है बेटा, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है ना बाकी कोई इसमें कीटल नहीं है, बाकी दोनों तो A और D जो है तो हेमी, A और D तो हेमी वो है, क्या नाम है, एसिटल है आपके, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो B एंड C है, और B और C आपका ही है। नेक्स्ट 60 पर आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पास किया गया है। ये क्या बनेगा, कंपाउंड A क्या बनेगा हमारा, कंपाउंड A बनेगा बेटा हमारे पास CH3 हो गया और नीचे NH2 होगा, ये बन जाएगा। फिर इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ऐड पास किया गया है, क्या बनेगा CH3
NHCOCH3 और इसका फिर ब्रोमिनेशन बेटा किया गया है ACOH, तो क्या होगा यहाँ पर, ये एज इट इज रहेगा, ऑर्थो पर ब्रोमीन आ जाएगी और ये फिर से NH2 NHCOCH3 सॉरी NH2 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से चीजें होनी है। अब फाइंड क्या करना है इसमें, यहाँ पर एज्यूमिंग कंप्लीट रिएक्शन 130, ये कितना लिया ना, 130 मिलीग्राम लिया हुआ है, 37 मिलीग्राम। ठीक है, कितने मिलीग्राम बी बनेगा, तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास है, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनते हैं, इसके 1 मोल का मास कितना आएगा चेक कर लेते हैं। 6 कार्बन, 7 कार्बन हो गए 84, एक नाइट्रोजन हो गई 14, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ, 5 हो गए, 6 7 8 9, ये हो गया 107 हो गया मिनट, सॉरी ये अच्छा नहीं, हमें ए से फाइंड करना है, ए बेटा ये नहीं है, ए तो NO2 है ना, तो इसमें हमें 32 और ऐड करना पड़ेगा, इसमें ये 137 आएगा, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, ए ये नहीं बेटा हमारा, ए हमारा क्या है इसमें, ए हमारा है ये CH3 और NO2, इससे ये बना बेटा, तो इसका मॉलिक्यूल, इसके 1 मोल, ठीक है, इसके 1 मोल का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो कितना होता है, 137 है, ये होता है। इसके 137 ग्राम से ये कितना बनेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। 84 हो गए, 7 कार्बन, फिर नाइट्रोजन 14 हो गई, ब्रोमीन 80 हो गई। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, ये 3 ये 5, 6 7 8 16 186, ये बन जाएगा। तो 137 मिलीग्राम के लिए कितना बनेगा, ये भी चेक कर लेते हैं बेटा, इसमें हम 137 मिलीग्राम के लिए अगर हम चेक करें इसको यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 186, पर मुझे लग रहा है ये आंसर कहीं है नहीं, 1 मिनट, Br2AC है, तो ये बेटा बनेगा हमारा, इसमें एक करेक्शन होगा, सॉरी ये है, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए हमारा NHCOCH3 रहना चाहिए बेटा इसमें। और अगर ऐसा है तो कार्बन कितने, ये गलत हो जाएगी कैलकुलेशन हमारी, हमें मॉलिक्यूलर मास दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा, ये डेटा गलत है हमारा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, मिनट, कितने कार्बन, 1 2 6 ये 7, 6 3 9 कार्बन है बेटा, 9 108, ब्रोमीन का 80 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, हाइड्रोजन कितनी 3 1 4 ये हो गई, और ऑक्सीजन मैंने भी काउंट नहीं किया, ऑक्सीजन भी एक है 16 हो गई, 3 1 4 3 7 8 9 10, ये 18, ये 228 आएगा बेटा इसका। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब बेटा ये है कि कंपाउंड ए के 1 मोल जिसका मास 137 ग्राम है, उससे प्रोडक्ट जो बी है उसके 228 ग्राम बनते हैं। ठीक है, तो इसके 130 मिलीग्राम से कितने बनेंगे यहाँ पर, तो ये 228 मिलीग्राम बनेंगे। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यही बेटा इसका आंसर होगा, एंड फाइनल आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4। ये तरीका है इसको करने का बेटा इसमें यहाँ पर। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ये कैलकुलेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। गिवन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n5 दी गई है, ml आपको 1 दिया हुआ है ए में, और बी में ये दिया हुआ है। कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने। देखो अगर n5 है तो l क्या होगा, 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 होगा, 0
1 2 3 4। तो ये तो S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, ये F हो गया और ये G हो गया। ठीक, 5 सबशेल हो गई बेटा इसमें। अब ml-1 है तो इसके लिए ml क्या होगा, वैल्यू 0 होगी, मतलब S सबशेल में ml-1 होता ही नहीं है। P के लिए ml की केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, इसमें भी D में भी ml की एक ही वैल्यू होगी, F में भी ml-1 की एक ही वैल्यू होगी और G में भी ml-1 की एक ही वैल्यू, मतलब ml, मतलब ये हुआ कि बाकी बचे हुए 4 सबशेल में इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए केवल 4 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो टोटल कितने हो गए, 8। मतलब ये होगा कि जो एलिमेंट A है या आयन A है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो 8 है। ठीक है, अब इसमें चेक लेते हैं, N3 है, L2 है, ml-1 है, स्पिन हाफ है। तो अगर N3 है, L2 है तो इससे और सबशेल क्या बन गई, 3D, और ml-1 है तो केवल एक ही ऑर्बिटल होगा जिसमें एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ होगी, मतलब प्लस हाफ के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब B में 1 है और A में 8 है। तो जो बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर सभी को यहाँ पर? तो ये तरीका है इसको करने का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। कहते हैं कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन एंड हीटेड फॉर 1 मिनट ड्यूरिंग वाटर बिगिंस टू बॉइल। मतलब वाटर को बॉईल कर रहे हैं। अब अगर वाटर को आप बॉईल करें, पहले जी आप उसे हीट दे रहे तो Q तो पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा बॉईल हो रहा है मतलब वो वेपर में चेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब सिस्टम काम कर रहा है तो W नेगेटिव हो जाएगा, और अगर Q पॉजिटिव है W नेगेटिव तो डेल्टा U होता है Q प्लस W। तो ये बेटा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ये चेक करना, और ये कहां पर मिलेगा, Q पॉजिटिव यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये बाहर हो गया, W नेगेटिव ये बाहर हो गया, यहां पे मैच हो रहे हैं हमारे, पर ये से कोई मतलब, ये बाहर हो गया तो ये भी बाहर ही है, कोई मतलब नहीं है। डेल्टा U पॉजिटिव होना चाहिए, तो डेल्टा U पॉजिटिव यहां पर है, यहां नहीं, तो करेक्ट जो बेटा आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट 63 पर आते हैं। करेक्ट ट्रेंड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इन थर्ड पीरियड। देखो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यूजुअली पीरियड 2 और 3 में और 1 में, तीनों में इंक्रीज होती है, बट कुछ एनोमलीज होते हैं बेटा यहाँ पर, जैसे कि पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल होता है। पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल हमेशा ग्रुप 2 और 13 के बीच में इंप्लीमेंट होता है, ध्यान रखना हमेशा इसमें यहाँ पर। और दूसरा होता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसमें यहाँ पे देखें, सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की होगी, नो डाउट। क्लोरीन के बाद पीछे सल्फर होता है, सल्फर के पीछे कौन होता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हाफ फील्ड होता है, तो फॉस्फोरस की बेटा जो होगी वो सल्फर से ज्यादा होगी। तो फॉस्फोरस सल्फर से ज्यादा कहां पर है, यहां तो है नहीं, यहां पर है, पर सिलिकॉन ज्यादा हो गया, वो तो गलत हो गया। यहां फॉस्फोरस एल्यूमिनियम को सल्फर गलत है, ये है। क्लोरीन से ज्यादा फॉस्फोरस, क्लोरीन की फॉस्फोरस ज्यादा है, फॉस्फोरस की सल्फर से ज्यादा है, सल्फर की सिलिकॉन है और सिलिकॉन की एल्यूमिनियम है। ये बेटा इसका सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट 64 पे आते हैं। Which element regarding the energy of stationary orbit is true in the following one electron system? Okay, one electron system चारों हैं। तो देखो यहाँ पर किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट में। तो हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर H ये होगा -13.6 अपॉन 4 हो जाएगा फिर तो ये। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मैच कर नहीं रहा है। लिथियम 2+ बात कर लेते हैं, -13.6, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और n की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिखा है, फोर्थ, अच्छा नहीं सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है ना इसमें। तो थर्ड ऑर्बिट अगर हम ले रहे हैं, लिथियम 2+ है फॉर थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहां भी तो 9 होना चाहिए बेटा। और अगर ऐसा है
तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। माइनस में होगा, सही है, ये बेटा आंसर सही है। अब जब ये हमें आंसर मिल गया, हम बाकी क्यों देखें, क्योंकि हमें एग्जाम में समय बचाना होता है। हम वहाँ ये पेपर सॉल्व करने से थोड़ी गए हैं, हमें परसेंटाइल भी अच्छी चाहिए, हमें एक अच्छी सीट भी चाहिए, इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, समय हमारे पास होना चाहिए। तो आंसर मिलती है, बाकी ऑप्शन कोट करिए। इसमें बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स आर दैट आर इनकरेक्ट अबाउट निकिल 2 कॉम्प्लेक्स ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। पहली चीज, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम जो होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है, तो Ni2+ है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, आर्गन 3d8 4s0 ये बन गई। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें अनपेयरिंग तो 0 हो जाएगी, अनपेयरिंग 0 हो जाएगी। चौथा पॉइंट, निकी जो कलर होता है बेटा इसका रोजी रेड होता है, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरी बात, बेसिक मीडियम में इन्होंने लिखा कि ये हाईली सॉल्युबल है, बिल्कुल गलत है, ये पीपीटी बनाता है इन बेसिक मीडियम। अब चेक करिए आंसर यहाँ पर, इसमें इनकरेक्ट बताना में, तो पहली चीज तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है, ऊपर वाली तो सही निकल गई, ठीक है। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्होंने बोला है, तो ये भी गलत हो गया बेटा कि अनपेयर्ड तो होती नहीं है, तो बी सी सही है, और बी सी अगर सही है तो हमारे पास ऑप्शन बेटा होगा 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही जवाब है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। ये दिया हुआ है, एक सेल हमें बना के दी गई है और हमें बताना क्या है, सेल पोटेंशियल इनमें से किस कंडीशन में इंक्रीज होगा, ये बताना बेटा हमें। तो देखो यहाँ पर पहली चीज के लिए सेल इक्वेशन लिख लो यहाँ पर, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका बेटा रिडक्शन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर रिडक्शन होगा तो Fe3+ लेफ्ट में होगा, इक्वेशन बनेगी Ag0 Fe3+ Cl-1 गिव्स अवे क्या, Ag+ Cl-1। Cl तो हट जाएगा, वैसे भी कोई मतलब नहीं इधर क्या यहाँ पर, ठीक है। और क्या बनेगा, Fe2+, ये बन जाएगा हमारे पास दूसरी तरफ, क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास, डन। तो यहां से ई सेल क्या लिखोगे आप, E0 सेल -0.059 भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, N की वैल्यू तो 1 हो गई, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन Cl- आयन और है Fe3+ आयन। देखो ई सेल बेटा इंक्रीज कब होगा, अगर ये वैल्यू प्लस में हो जाए या माइनस में बहुत कम हो जाए तभी हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। तो पहला इसमें हम देख ले, इसमें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ई से, बहुत 5 अगर हम Cl की कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, तो अगर तुम Cl की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, तो अगर आप Cl की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, ये पूरी वैल्यू जो होगी वो <1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये <1 होगी तो ये आपका प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस हो गया तो ई सेल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक चीज तो है कि ई ऑप्शन तुम्हारा जो है बेटा वो सही है, ठीक है। अब ई कहां पर है, ई हमारा है 4th और 1 में, तो ये दोनों तो बेटा देखना ही नहीं है। अब चेक कर लेते हैं, हम क्या चेक करें, ए चेक कर लेते हैं, Fe2+ को इंक्रीज कर दें। अगर तुम Fe2+ को इंक्रीज करते हो तो वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, अगर मोर देन 1 हो गई तो आंसर माइनस में आएगा, और उस केस में ये कम हो जाएगा बेटा, तो ये तो नहीं हो सकता तुम्हारा। अब अगर ये नहीं हो सकता हमारा, ये भी बाहर हो गया, तो बचा क्या हमारे पास आंसर बचता है क्या, CDE। दिस इज करेक्ट, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। दिस इज द वे हाउ इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई न्यूमेरिकल इनपुट इसमें बेटा नहीं था। ये 67 पर आते हैं। Which one of the following graph accurately represent the plot of partial pressure of carbon disulfide versus its mole fraction in a mixture of acetone?
तो इसका आंसर क्या होगा भाई? पहली चीज, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का जो मिक्सचर था वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और अगर ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है तो बेटा ग्राफ 1 में दिख रहा है, और ग्राफ 1 अगर है तो वो बेटा आंसर आपका 1 होगा। ये डेटाबेस क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो बिल्कुल कर ले जाओगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने को नहीं है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये कॉलम मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 68 है, ये मैच करना है। पहले कैसे मैच करेंगे, देखो यहाँ पर अनसैचुरेशन बेयर टेस्ट क्या होगा, इसमें पहले एल्डिहाइड टॉलेंस है, तो अगर एल्डिहाइड टॉलेंस है तो सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा, मतलब सी का ऑप्शन हमारा 2 होना चाहिए, तो सी का ऑप्शन 2 है, मतलब ये तो बाहर हो गया। फिनॉल फेरिक क्लोराइड वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब डी का हमारा 3 होना चाहिए, डी का 3 बेटा केवल यहीं पर ही है, तो बाकी 2 भी बाहर हो गए, और करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है बेटा। इसमें आते हैं, कंपाउंड पी को अमोनिया के साथ और हीट किया गया है, कंपाउंड क्यों बनता है, ऐसा केवल कार्बोक्सिल के साथ ही होता है, ठीक है, क्योंकि वहां साइक्लिक रिंग है तो यहां भी साइक्लिक तो होगी होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, अब एनसी बनना आइसोसाइनाइड, तो आइंसी बनने वाला हो गया, ये एमीन बनना चाहिए हमारा, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड है तो यहां पर CO ग्रुप भी होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया बेटा हमारा, ये होगा कार्बोक्सिलिक हो गया P, इसको पहली कंडीशन में Q से पास, कंडीशन पास Q बनेगा क्या हमारा यहां पर CONH2, ये Q बन गया, ठीक है। अब इसको पास करना है किसमें, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक क्यूबेज, ये है कार्बिलेमिन रिएक्शन है, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, ये P है, ये Q है, और Q को इसमें नहीं पास करना, Q को पहले बेटा हमें पास करना है किससे, Q को पहले बेटा हमें पास करना है किससे, Br2 KOH, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगी, और एनिलीन को अगर हम पास करते हैं किसमें, क्यूबेज के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास NC, ये बेटा बन जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना, P, तो P बेटा हमारा है बेंजोइक एसिड, ठीक है, और बेंजोइक एसिड हमारा है ऑप्शन नंबर 4 में, दिस इज इन ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये है, यही हमारा बेटा लास्ट एंड फाइनल आंसर है। ये तरीका है क्वेश्चन करने का, आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट 70 पर आते हैं, सब्लिमेशन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड विद लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब्लिमेशन, और जो ये स्टेटमेंट बेटा हमारी फॉल्स है, और दूसरा क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस एज द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड, ये भी गलत है, मतलब दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, और ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, ट्रू, ये बेटा आंसर 1, दोनों की दोनों फॉल्स हैं, क्लियर है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें तो उन्होंने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, गलत लिखा, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा बेटा, गलत लिखा है, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा इसमें। नाउ वी कम्स एट क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है देखते हैं, इसमें स्टेट किया गया है, X milligram of pure HCl was used to make an aqueous solution of 25 ml of 0.1 m barium hydroxide solutions, मतलब कि HCl के X मिलीग्राम को इन्होंने
बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया है जिसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर एंड वॉल्यूम लिया है 25 ml और उनको टाइट्रेट कराया गया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमें फाइंड करना है कि मिलीग्राम मास ऑफ HCl। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनाओ। क्या होगी यहां पर, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है प्लस 2HCl गिव्स अवे बेरियम क्लोराइड बनेगा और 2H2O। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर हम इक्वेशन को गौर से देखें, इसमें यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हैं, 1। जब इसके 1 मोल होते हैं तो ये रिएक्ट कितने से कर रहा है, 2 मोल ऑफ HCl के साथ। 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड आप खुद देखो रिएक्ट किससे कर रहा है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहां से मोल निकाल लो, कितना हो जाएगा, मिलीमोल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 हो जाएगा हमारे पास। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो आप, 2.5 के लिए क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो ये मिलीमोल होगा। ये हो गया यहां पर। इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं तो HCl का मोलर मास होता है 36.5, ये मिलीग्राम में आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, ये होगा 182.5 मिलीग्राम। और इसको बेटा अगर हम आगे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1825 इंटू 10 की पावर -1 मिलीग्राम। और ये किसका मास है, HCl का मास है। किसका मास है बेटा, HCl का मास है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने जो HCl ले रखी वो कितनी ले रखी, x मिलीग्राम। तो x मिलीग्राम की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, और x का जो आंसर आना वो इस फॉर्मेट में आना है। तो अगर हम इस फॉर्मेट को इस डेटा से कंपेयर करें तो आप देखोगे यहां पर x की वैल्यू हमारे पास होगी कितनी, 1825। कितनी होगी भाई, 1825। तो ये बेटा इसका आंसर है। इस तरीके से हम HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास फाइंड करेंगे। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी से लिया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी of triauxylato cobaltate 3 ion complex is n time of triauxylato chromium 3 minus ion. So we have to find out the value of n. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, यहां पर पहला कॉम्प्लेक्स क्या हमारा, ट्राइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3 माइनस आयन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमारी बनेगी आर्गन 3d6 4s0, ये बन जाएगी हमारे पास। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स हमारा ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 आयन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमारी बनेगी आर्गन 3d3 4s0, ये बन जाएगी हमारे पास। आप ड्रॉ कर लेना। ये अब ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह ये कि यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन में +3 है और इसकी +3 है, तो इसका जो एक्चुअल जो एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का वो 27 होता है और इसका जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर है वो 24 है। तो जैसे ही आप ये 3 माइनस करोगे तो ये रिड्यूस होकर 24 रह जाएगा और ये रिड्यूस होकर 21 रह जाएगा। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैंने बना रखी है। आई होप सभी को चीज इतनी समझ में आई होगी। अब आगे देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑक्सीलेटो की जब बात करते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, SFL है। तो अगर ये SFL है तो ऐसी केस में जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो स्प्लिटिंग एनर्जी से कम हो जाएगी। दूसरी बात, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या हैं,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, ये दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो क्या होगा यहां पर, जो ग्राउंड स्टेट होगी वो T2 होगी, ये ग्राउंड स्टेट होगी जो कि सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल होती है। क्या होती है, सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। क्या होती है भाई, सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। जबकि E क्या है, E बेटा होगी एक्साइटेड स्टेट जो कि सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल होती है। तो ये अब अगर हम इसकी रिफिलिंग की बात करें तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ किसकी, ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3 आयन अपॉन स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 आयन, ये हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या बनेगा हमारा, इसका बनेगा T26 EgG0 और इसकी बेटा बनेगी 3 0, ये बन जाएगी। तो इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 6 × 2/5 डेल्टा O और इसकी बेटा आएगी यहां पर 3 × 2/5 डेल्टा O। डेल्टा O क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहां से क्या होगा, ये इतना हिस्सा तो साफ हो गया, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज n टाइम ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, सो n की वैल्यू बेटा हो जाएगी 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये तरीका बेटा पूरा अच्छे से फॉर्मेटिंग है, कैसे हमें करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि 0 ऑर्डर का है। अब कहोगे आपको कैसे मालूम, तो ग्राफ से पता लगा, जो ग्राफ है वो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन या फाइनल कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम है हमारा ये, और डिक्लाइन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज 0 ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती यहां पर AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ये बनता है बेटा इसमें यहां पर। AT कितना होगा हमारे पास, AT की वैल्यू है 0.55, A0 की वैल्यू है 0.6 माइनस K टाइम है 100। तो यहां से K की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी क्या, 5 × 10⁻⁴। अब क्योंकि 0 ऑर्डर है तो यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, हमें हाफ लाइफ चाहिए, लिखा हुआ फाइंड हाफ लाइफ, वो भी मिनट में। तो 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा A0 अपॉन 2K। A0 बेटा है 0.6 और ये 2 हो गया, K की वैल्यू है दिस -4 है ये, सॉरी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 600 सेकेंड, और जब आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास बेटा 10 मिनट्स, 10 मिनट, जो कि आंसर हमको मिनट में आंसर चाहिए, गौर करना सभी लोग यहां पर। तो जो बेटा आंसर आएगा वो 10 होगा बेटा इसका यहां पर। ये तरीका है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी एंड टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छी थी ग्राफ पर। इससे अच्छे क्वेश्चन तो इस लेवल पर शायद ही आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 74, ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, तो की पेशेंस, जिससे कि आप कोई भी कैलकुलेशन एरर ना करें, आगे जो एग्जाम भी होने आपके बेटा इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले हम करते क्या है, इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है, N2 प्लस हाफ N2 3/2 H2, ये बेटा इसमें। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब अगर हम करते क्या यहां पर, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 लेट कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये एज्यूम करें कि इक्विलिब्रियम पर ये अल्फा मोल कंज्यूम होता है, कितना बेटा, अल्फा मोल। तो अगर ये अल्फा कंज्यूम होगा तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। अब अगर ये अल्फा कंज्यूम हो रहा है तो ये अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा। स्टोइचियोमेट्री जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। टोटल मोल कितने हो जाते हैं यहां से इक्विलिब्रियम पर,
टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का टोटल मोल कितना है इक्विलिब्रियम पर, सबको ऐड कर दीजिए। ये बेटा होगा 1 प्लस अल्फा, ये होगा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये टोटल मोल आ गया इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो अब यहां से क्या करो, आप तीनों का पार्शियल प्रेशर बेटा फाइंड करो। अब इसमें मोल तीनों के मालूम हो गए, तीनों का पार्शियल प्रेशर फाइंड करिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर, जो कि √3 है, और ये क्वेश्चन में देखो दे रखा है आपको इसमें। इसी तरह बेटा फाइंड करेंगे नाइट्रोजन के लिए, α/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फा √3। यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लो बेटा, क्या होगा, टोटल मोल 3α/2 अपॉन टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो कि ये हो गया, इनटू टोटल प्रेशर। ये तरीका है तीनों के पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का। अब हम क्या करेंगे, यहां से केपी का फॉर्मूला पुट करेंगे। केपी की वैल्यू आपको ऑलरेडी 9 दे रखी है, जो कि 3 का स्क्वायर होती है, आप भी जानते हैं, ये आपको दे रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, N2 इंटू H2 अपॉन अमोनिया, ये हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या है, अल्फा, इस पूरे का अंडर रूट करना है, अल्फा की पावर 1/2 हो जाएगा, √3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/4 अपॉन क्या है N2, ये तो √2 की पावर हाफ हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा की पावर हाफ, ये हो जाएगा। ये हमने पुट कर दी किसकी, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पूरे का हाफ कर दिया। अब हम H2 का क्या है, ये सामने है, तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, और ये √3 कितना होगा, ये 3√3, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा, सॉरी, तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2, ये जाएगा 9/4, 3/2, इसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर से रिपीट करो बेटा, यहाँ पर ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर √1, 3 की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3/2 है, और पूरे की पावर हमें क्या करनी है, 3/2, तो ये जाएगा 3 की पावर 9/4, क्या होगा, 3 की पावर 9/4 हो गया। फिर अल्फा की पावर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, और 2 की पावर 3/2 होगा, और 1 प्लस अल्फा की पावर 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, हमने किया क्या है, कुछ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है वो बेटा हमने उसकी वैल्यू के लिए यहां पुट कर रखी है, और हमने कुछ नहीं किया हुआ इसमें। ठीक है, सिर्फ इतना काम बेटा किया है। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का कितना है, ये हो गया 1 माइनस अल्फा इंटू 3 की पावर 1/2 अपॉन क्या है यहां पर 1 प्लस अल्फा, ये हो गया बेटा, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना, कैसे करेंगे देखो, यहां से ये तो 3 का स्क्वायर हो गया इधर, इस इक्वल टू क्या होगा, अल्फा की पावर 1/2 और अल्फा की पावर 3/2, ये अल्फा का स्क्वायर हो गया, 3 की पावर 1/4 और 9/4, 3 की पावर हो जाएगा 10/4, क्या हो जाएगा, 3 की पावर 10/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5/2, ये हो जाएगा हमारे पास। ये 1 प्लस अल्फा, ये 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा एक तो बचेगा, साथ में क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 माइनस अल्फा बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास, और क्या बचेगा, 2 की पावर हाफ है, और 2 की पावर 3/2 सबको दिख रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा।
और क्या बचेगा 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ ये बचेगा। ठीक है, इतनी चीज बची बेटा हमारे पास। अब हम करते क्या यहां पर, फिर से देखो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत संभल के कैलकुलेशन करिएगा। एक छोटी सी एरर आपको दोबारा कैलकुलेशन करने पर मजबूर कर सकती है भाई। आगे देखो क्या होने वाला है, क्या होगा यहां पर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर, और ये 3 की पावर 5/2 है, ये 1/2 ऊपर जाएगा माइनस होगा, 4/2 मतलब ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी है, अब इंटू 2 का स्क्वायर ये भी बचेगा बेटा हमारे पास। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा, 2 4 इधर आ जाएगा, तो होगा 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, अल्फा स्क्वायर हमारे पास 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबको समझ में आया। अब आगे देखो 1/अल्फा स्क्वायर क्या होगा, ये 5/4 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमारे पास होगा 0.8। नो हमारा आंसर क्या लाना है, फाइंड द, इस फॉर्म में लिखना है अपना आंसर। तो ये बेटा एक मिनट, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास 4/5 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5/4 तो ये जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1.25 की पावर 1/2 माइनस में, ये हो जाएगा हमारे पास। और यहां से अल्फा क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 125 10 की पावर -2 की पावर माइनस हाफ, ये बेटा लिखेंगे यहां पर। इस तरीके से चीजें ये होगी, ये तरीका है इसको करने का। और ये वाइट वाला पेन हमारा ये आ गया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी 125 इंटू 10 की पावर -2 और पूरे की पावर माइनस हाफ है। अब अगर हम इस वैल्यू को इससे कंपेयर करें तो क्या है x इंटू 10 की पावर -2, 125 इंटू 10 की पावर -2 पूरे की पावर माइनस हाफ, हमारा भी माइनस हाफ है। तो कंपेयर करोगे तो यहां से जो x मतलब उनका जो x है वो हमारा यहाँ अल्फा है, और भी चेंजेस नहीं है। उन्होंने x लिया है डिग्री ऑफ कंजम्पशन, मैंने लिया है अल्फा लिया है, तो x इज इक्वल टू अल्फा है, यहां पर x इज इक्वल टू अल्फा है, और इस अल्फा की वैल्यू बेटा आएगी 125। तो इसका जो आंसर है वो 125 है। आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। पिछले सालों तक तो कोविड के बाद इस तरह की प्रॉब्लम मेन से बहुत कम आई है, बट इस बार पेपर का तो माहौल ही मूड ही पूरा बदला है। तो अपना मूड आप लोग भी बदलिए। जिन्होंने अभी एग्जाम देना है अप्रैल में, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को और डेप्थ करने का इसमें यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये आपका ऑर्गेनिक हैलाइड का क्वेश्चन है, हेलोल्केन एंड हेलोरीन का, जिसमें आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इसमें अब रिलेट करके पूछा गया है यहाँ पर। इन्होंने कहा है कंसीडर ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H11Br आर सेपरेटली ट्रीटेड विद KOH। ओके, तो पहले सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो भाई। इसके किसके ड्रॉ करने सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसके C5H11Br के। आइए सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्या बनाते हैं, चेन आइसोमर बना लो साथ। चेन क्यों बनाते हैं, पोजीशन बना लेते हैं। ये पहला हो गया, ये पहला स्ट्रक्चर है, इसकी रिएक्शन करानी KOH के साथ। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां ब्रोमीन 1 पर है, अब हम ब्रोमीन को 2 पे ले लेते हैं बेटा। ब्रोमीन को लेंगे कार्बन 2 पर इस तरीके से। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे इससे।
है कि नहीं, समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, इसमें अब हम क्या करते हैं, ये 2 हो गया, अब ये थर्ड है और इसको ऐड करते हैं। ये तो हो गए ब्रोमो एल्केन के सभी के सभी क्या पोजीशन आइसोमर। ये 1 ब्रोमोपेंटेन है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन है, ये 3 ब्रोमोपेंटेन है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो तो इन तीनों में ये जो सेंटर है ये कायरल सेंटर है। ठीक है, दूसरी बात ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है। तो यहां से जो भी अल्कोहल बनेगी वो क्या बनेगी, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल। ये क्या बनाएगी, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल बनाएगी। बट अगर हम इसको देखें तो इस कार्बन पर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो ये अल्कोहल तो बनाएगी पर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमको तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला बताना है। तो इसी तरह इसमें भी देखो, ये तो प्राइमरी कार्बन पर है, इस पर ऑप्टिकल सेंटर यहां भी नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकता। तो ये तो सीन से बाहर हो गया और ये भी सीन से बाहर। तो इन तीनों में फिलहाल यही एक ऐसा है जो जिसका जो आउटपुट होगा वो क्या बनाएगा, ऑप्टिकल जो इसका जो आउटपुट अल्कोहल होगा जो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये मैंने बनाया है क्या बेटा, पोजीशन आइसोमर। अब चेन आइसोमर बनाते हैं इसी में। चेन आइसोमर कैसे बनाएंगे, चेन आइसोमर बनाते समय चीज का ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ना बदल नहीं पाए। जैसे मैंने देखो ये बना दिया, एक तो ये बन गया, इट ऑल्सो कैरी क्या, इट ऑल्सो कैरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। बट यहां जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें अगर आप गौर से देखिए तो कायरल सेंटर तो है नहीं, क्योंकि इस कार्बन पर है नहीं, इस पर है नहीं, और इस पर अगर हम बात करें यहां पर तो इस पर भी नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप तो सेम है यहां पर। तो नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। इसमें क्या है, यस कायरल सेंटर। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें भी क्या है, नो कायरल सेंटर, और इसमें भी क्या है, नो कायरल सेंटर। तो इन चार में से केवल एक ही है जिसके पास कायरल सेंटर और यही ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनाएगा और यही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। भाई ये बाकी के इसके हम चेक कर लेते हैं, क्या क्या चेक कर ले बाकी भाई इसके स्ट्रक्चर जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जिनके प्रोडक्ट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। अच्छा एक बात और भी देखनी है आपको, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखी है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं करना है। मतलब कि अगर तुम यहां से ब्रोमीन हटा रहे हो उसको ये कार्बन चेन इधर से उधर शिफ्ट करो, ये सब काम नहीं होना है। नो हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट, नो कार्बन किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं चलने वाला भाई। यहां पर आगे देखते हैं, ये इसका अगला क्या बनेगा भाई, ये भी हम बना सकते हैं। एक तो ये एक्वस KOH, एक तो ये भी बन सकता है सब्स्टिट्यूशन, इट ऑल्सो चेन आइसोमरिज्म। बट अगर आप इसमें देखो यहां पर, तो दिस कार्बन कैरी कायरल सेंटर, इस कार्बन पर कायरल सेंटर है क्योंकि एक तरफ इथाइल है, एक तरफ H है, नीचे मिथाइल, इधर ब्रोमो मिथाइल है। तो दिस कार्बन ऑल्सो कैरी क्या, कायरल सेंटर। तो जब सब्स्टिट्यूशन बनेगी तो यहां से जो अल्कोहल बनेगा दैट ऑल्सो कैरी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैरी करेगा बेटा। ठीक है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैरी करेगा। अब तीसरा देख लेते हैं इसका चेन आइसोमर क्या बनेगा। तो इसमें संभव है इसका एक और चेन आइसोमर बन सकता है, ये इसकी बात करें, अगर आप इसकी बात करो तो आप इस पर देखो कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर। तब कायरल सेंटर अगर है ही नहीं तो अल्कोहल तो बनेगी पर वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। तो नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें क्या है, यस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
बाकी का मैंने बता ही दिया, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। तो दो तो क्लियर हो गया, ये चेक कर लेते हैं। तो हमने शुरू के 3 क्या बना दिए, चेन आइसोमर, सॉरी पोजीशन। फिर अगले 3 क्या हैं, चेन। अब देखिए चेन और पोजीशन दोनों चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ऐसा भी कुछ बन सकता है इसमें, चेन और पोजीशन दोनों एक साथ हों। एक और देखते हैं, ये देखो एक ये भी बनता है, ये बेटा बना दिया। अब आप देखो इसमें यहां पर, इसमें क्या है संभव, इसमें कुछ संभावना है कि नहीं, क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आई थिंक इसमें नहीं बनेगा, हमें इसमें थोड़ा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो अल्ट्रेशन बेटा ये रहेगा, यहां पर कहाँ गया मार्कर हमारा, पेन, हाँ यहां पर तो हम H ऐड कर दें और यहां CH3 ऐड कर दें। ये अब आप इसको देखो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है, यस कायरल सेंटर। अब अगर कायरल सेंटर है तो इसमें क्या होगी, यस इट ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और यहां से जो अल्कोहल बनेगा वाया सब्स्टिट्यूशन, दैट ऑल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये भी क्या शो करेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। और अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है तो इसमें भी 2 आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रो और लियो। तो कितने हो गए, 3 3 6 और एक ये 7 हो गए। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनेगा पर वो भी बाकियों की तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट अल्कोहल विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, so there is only 3 product alcohol that will show optical isomerism. So number of product that will show the optical isomerism is 3, but if they ask the total number of optical isomers that will be 6. हर एक में 2 बनेगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 6 बनेंगे बेटा। ठीक है, कितने बनेंगे, 6। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 6 बनेंगे, बट अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जैसा कि इसमें पूछा गया है दैट विल बी 3। पहला आपके सामने कहां है, पहला ये हो गया, दूसरा हमारे पास कहां है, ये हो गया, और तीसरा बेटा सबसे नीचे। आई होप कि सभी को यह आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ट्रिकी था, टाइम टेकिंग था। इस तरह के क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिस करने पर ही होते हैं, बिना प्रैक्टिस के ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जो जिसे हम कहते थे बहुत ही एडवांस का है, बहुत ही एनॉमलस है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, या हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था बेटा हमारा 23 जनवरी 2026 का कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा इसमें यहाँ पर। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको एरर या कोई त्रुटि समझते हैं, मिस्टेक्स या कुछ इनकॉम्पिटेंसी लगती है, तो आप जरूर इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपनी व्यूज जरूर शेयर करिए, अपना रिस्पॉन्ड शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।